नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। जैसा कि वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एलएलबी पार्ट फर्स्ट यानी एलएलबी फर्स्ट ईयर के लिए जो विषय है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो कि दो पार्टों में है। पहला पार्ट इसका सेक्शन 1 से लेकर 75 तक है और दूसरा है वो इसका 124 से लेकर 238 तक है। तो पहला जो पार्ट है धारा 1 से लेकर 75 तक वो है संविदा फर्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विधि या संविदा विधि जिसको फर्स्ट कहते हैं। ये भारतीय संविदा अधिनियम धारा 1 से लेकर 75 होता है। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये जो अधिनियम है जिसमें धारा 1 से लेकर 75 तक है उन्हें किस प्रकार से किन अध्यायों में इसको बांटा गया है। तो इसके अध्याय 7 अध्याय हैं। सबसे पहला जो अध्याय है वो इसका प्रारंभिक है जिसके अंतर्गत धारा 1 और 2 आती हैं, जो कि धारा 1 ये बताती है कि इसका संक्षिप्त नाम विस्तार कहाँ तक है और ये कब लागू हुई। धारा 2 है वो इसके परिभाषाओं के बारे में बताती है। दूसरा जो इसका अध्याय है वो है धारा 3 से लेकर 9 तक, जिसमें प्रस्तावनाओं की संसूचना कि किस प्रकार से प्रस्तावना की जाती है, कैसे उसकी संसूचना एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार तक पहुंचती है तथा उसका प्रतिग्रहण यानी स्वीकृति कैसे की जाती है और उसका प्रतिश्रहण यानी उसका रिवोकेशन कैसे किया जाता है। तो ये धारा 3 से लेकर 9 तक है। तीसरा इसका जो अध्याय है वो है संविदा किसे कहते हैं, यानी संविदा क्या होती है, कौन उसके पक्षकार हो सकते हैं, अवैध की संविदा कैसी होती है, शून्यकरणीय संविदा और शून्य करार। ये धारा 10 से लेकर 30 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो इसका जो चैप्टर है वो है समाश्रित संविदा के बारे में। समाश्रित संविदा कौन सी होती है, यानी कि ऐसी संविदा जो किसी आकस्मिक किसी घटना की घटित होने या नहीं होने पर आश्रित होती है, वो समाश्रित संविदा कहलाती है, जो कि धारा 31 से लेकर 36 तक में बताया गया है। अगला अध्याय इसका संविधाओं के पालन के बारे में है कि कैसे संविधाओं का पालन किया जाएगा, कौन कौन सी संविधाओं का पालन किया जाता है, कौन कौन सी संविधाओं का पालन नहीं किया जाता है, संविधा के नवीनीकरण में क्या होता है, संविधा का पालन करने का क्या प्रभाव होता है, इन सब के बारे में धारा 37 से लेकर 67 में बताया गया, यानी 37 से लेकर 67 तक संविधाओं के पालन के बारे में बताया गया है। अगला जो अध्याय है वो है आपका अर्थ संविधा के बारे में। धारा 68 से लेकर 72 तक जो है वो अर्थ संविधा के बारे में बताता है, यानी ऐसी संविधा जिसमें सभी संविधाओं के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं होते हैं, यानी उनमें कोई न कोई आवश्यक तत्व है वो अनुपस्थित होता है। तो ऐसी जो संविधा होगी वो अर्थ संविधा होगी, जो कि धारा 68 से लेकर 72 तक बताया गया है। अगला जो अध्याय है, जो अंतिम अध्याय अध्याय 7 है, वो संविधा भंग के परिणाम के बारे में बताता है, जो कि धारा 73 से लेकर 75 तक है। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ और ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। ये इसकी जो संपूर्ण अधिनियम भारत में लागू होता है तथा ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, ये आपको धारा 1 बताती है इसकी। अगला जो अपन धारा 2 के बारे में जो पढ़ेंगे वो धारा 2 है वो परिभाषाओं के बारे में बताती है। इसमें ये बताया गया है कि जो इस अधिनियम में जो शब्द आएंगे उन शब्दों का क्या अर्थ होगा। तो ये जो परिभाषाएं हैं वो ये बताती हैं कि जो शब्द इस अधिनियम में पढ़े जाएंगे अपने द्वारा या जो शब्दों का वर्णन होगा उन शब्दों का अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले धारा 2(a) का जो क्लोज है वो बताता है प्रस्तावना के बारे में, यानी प्रस्ताव के बारे में। प्रपोजल किसे कहते हैं, प्रपोजल। प्रपोजल का अर्थ होता है जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से लोभ या करने से मना करना या करना नहीं करना रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, यानी इस आशय से उसको ये बताता है, अपनी जो सहमति है वो देता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त कर, जिससे कि अगर वो कार्य करेगा
या वह कार्य नहीं करेगा तो उससे वह दूसरे व्यक्ति से उसकी अनुमति प्राप्त कर सके। तो वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, प्रस्ताव करता है, जिसको अपन प्रपोजल कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति कोई बात को करने या नहीं करने के बारे में अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, इस तरीके से उसको बताता है कि ये कार्य किया जाएगा या ये कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे कि वह दूसरा व्यक्ति है उस कार्य को करेगा या उस कार्य को नहीं करेगा, उसके बारे में वह अपनी अनुमति वह उस दूसरे व्यक्ति को दे सके, यानी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसको प्राप्त कर सके। तो ये क्या कहलाता है, प्रस्ताव, जिसको अपन प्रपोजल कहते हैं। इसका धारा 2 का क्लोज बी कहता है प्रतिग्रहण के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, कि क्या होता है एक्सेप्टेंस, क्या होता है स्वीकृति, जिसको अपन स्वीकृति भी बोलते हैं। स्वीकृति का मतलब होता है कि जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है, यानी जो दूसरा व्यक्ति है जिससे कि प्रस्तावना की जाती है, उसके प्रति अनुमति संज्ञापित की जाती है, उसके प्रति वह अनुमति संज्ञापित करता है या देता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहित कही जाती है। यानी पहला व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव करता है या प्रस्तावना करता है तो उसके प्रति दूसरा व्यक्ति उसको अपनी अनुमति देता है, या वह उस कार्य को नहीं करने के लिए कहता है या करने के लिए उसको कहता है। तो यह जो प्रस्तावना उसको की गई है वो प्रस्तावना उसकी स्वीकृति मानी जाती है। उसको क्या कहेंगे अपन, प्रस्तावना है वो प्रतिग्रहित हो जाती है, यानी वह प्रस्तावना यानी वो प्रस्ताव वो स्वीकृत हो जाता है। प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाती है, यानी वो प्रोमिस बन जाता है। जैसे ही प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो जाता है तो वह वचन बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। और इस प्रकार जो स्वीकृत जो प्रस्ताव होता है वो एक वचन का रूप धारण कर लेता है। यानी जैसे ही प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो जाता है वो एक प्रोमिस बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहता है या नहीं करने के लिए कहता है, और दूसरा व्यक्ति उसके बारे में यदि वह अपनी स्वीकृति संज्ञापित कर देता है या अपनी स्वीकृति वह उसको दे देता है, तो इस प्रकार से वह जो जैसे ही वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है वह प्रस्ताव है वो वचन का रूप धारण कर लेता है। धारा 2 का क्लोज सी कहता है वचनदाता और वचनग्रहीता के बारे में बताता है कि वचनदाता कौन होगा, प्रोमिजर कौन होगा और प्रोमिजी कौन होगा, यानी वचनग्रहीता और वचनदाता कौन होंगे। जैसे ही प्रस्ताव है वो प्रतिगृहित हो जाता है, यानी जो व्यक्ति वचन देता है, यानी आप प्रस्ताव जो करता है, प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है, वचनदाता। जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है उसे क्या कहेंगे अपन, वचनदाता, या उसको प्रस्तावक भी कह सकते हैं, या उसको अपन प्रतिज्ञाग्रहीता भी कह सकते हैं, या प्रतिज्ञाकर्ता भी कह सकते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने प्रस्ताव स्वीकृत किया या प्रतिग्रहण किया है, वह व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है या स्वीकर्ता कहलाता है, या इसको अपन प्रतिज्ञाग्रहीता भी कह सकते हैं। तो धारा सी जो इसकी है, धारा 2 की क्लोज सी है, वो वचनदाता और वचनग्रहीता के बारे में बताता है। जो व्यक्ति वचन देता है वो वचनदाता कहलाता है, और जो व्यक्ति वचन स्वीकृत करता है वह वचन ग्रहीता कहलाता है। अगला जो इसका क्लोज डी है, धारा 2 का क्लोज डी है, वो प्रतिफल के बारे में बताता है, जिसे अपन कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उसके बदले में उसको कुछ प्राप्त होता है, तो वो क्या है, उसका प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल का अर्थ होता है वचनदाता की वांछा पर, यानी जो व्यक्ति वचन दे रहा है उसकी इच्छा पर, वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, या तो वचन ग्रहीता जिस व्यक्ति को वह कोई वचन करता, कोई प्रस्ताव करता वह व्यक्ति, या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है या करने से प्रवृत्त रह चुका है। यानी कर चुका है मतलब यानी कि भूतकाल में उसने कोई कार्य कर दिया है या करने से वह प्रवृत्त रह चुका है, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, यानी वर्तमान समय में यदि कोई कार्य करता है या करने से कोई प्रवृत्त रहता है, या करने का या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, यानी भविष्य में कोई कार्य करेगा या कोई कार्य करने से प्रवृत्ति या कुछ कार्य का लोप करेगा, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति, ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस व्यक्ति के लिए प्रतिफल कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो वचनदाता है, जो वचन देता है, उसकी वांछा पर कोई दूसरा जो अन्य व्यक्ति है या वचन ग्रहीता जिससे कि वचन किया जाता, वह व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है या करने का लोप कर चुका है या प्रवृत्ति कर चुका है, कोई कार्य करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, या कोई कार्य करेगा या करने से प्रवृत्त रहने का कोई वचन उस व्यक्ति को देता, तो वो वचन या कार्य या प्रवृत्ति है
वो प्रतिफल कहलाता है। यानी जो पहला जो व्यक्ति है वचनदाता को वचन ग्रहीता की तरफ से प्रतिफल, वो कार्य या प्रवृत्ति या वह वचन होता है, वह प्रतिफल कहलाता है। नेक्स्ट जो इसका क्लोज ई है वह होता है करार। करार किसे कहते हैं? करार हर एक वचन और ऐसे वचनों का संवर्ग, यानी कोई भी वचन एक वचन कहा गया हो या एक वचन के अलावा कई वचन कहे गए हैं, उनका संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। यानी एक व्यक्ति कोई वचन देता है और उसका कोई संवर्ग है, यानी उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति अगर कोई वचन देता है तो वो जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होगा, तो ऐसा जो एक वचन दूसरे वचन का जो प्रतिफल होता है वो क्या कहलाता है? करार कहलाता है। व्यतिकारी वचन, व्यतिकारी वचन में वे वचन रेसिप्रोसिकल प्रॉमिस का मतलब होता है वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। करार में तो क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा वचन किया जाता है, उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति द्वारा वचनों का समूह है या वही वचन है, तो वो प्रतिफल उसके लिए जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है वो करार कहलाता है। व्यतिकारी वचन के अंतर्गत केवल वचन है उसी का दूसरा जो उसका जो पार्ट होगा या दूसरा जो प्रतिफल है वे वचन, यानी वचन ही केवल दोनों आपस में अगर प्रतिफल होते हैं तो वो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। अगला जो क्लोज है वो है आपका जी, शून्य करार। शून्य करार का अर्थ क्या होता है? वह करार जो विधितः परिवर्तनीय न हो, यानी कि कोई भी करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी किसी करार को अगर विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है तो वो करार शून्य करार कहलाता है। अर्थात ऐसे करार जिनका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है तथा वे विधि की दृष्टि से करार नहीं माने जाते हैं। यानी कि कोई कोई करार है जो ऐसा कोई करार किया जाता है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है तो वह शून्य करार होता है। जैसे मान लो कि कोई भी जैसे अपन कोई व्यक्ति है वो तस्करी से संबंधित यदि कोई करार करता है या कोई ऐसा करार करता है जो विधि द्वारा अवैध है, तो ऐसा जो करार होगा वो शून्य करार कहलाता है। यानी कि जो वैधानिक अस्तित्व नहीं रखता है तथा विधि की दृष्टि से उसका कोई अर्थ नहीं होता है तो वो करार शून्य करार कहलाता है। फिर जो नेक्स्ट क्लॉज आता है वो है इसका एज संविदा। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, संविदा कहलाते हैं। यानी जिन्हें विधि के द्वारा परिवर्तनीय किया जा सकता है या विधि द्वारा जिनको परिवर्तनीय कराया जा सकता है। यानी उसका उल्लंघन अगर होता है, किसी करार का अगर उल्लंघन होता है तो उसे यदि विधि द्वारा परिवर्तनीय करा लिया जाता है तो वो करार है वो संविदा कहलाते हैं। अगला जो इसका धारा 2 का क्लोज आई है वो कहलाता है शून्यकरणीय संविदा। शून्यकरणीय संविदा का मतलब होता है वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर परिवर्तनीय होता है। यानी कि ऐसा कोई करार है जिसमें दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार है वो उसको परिवर्तनीय करा सकता है या उससे अधिक, एक पक्षकार से अधिक पक्षकार है अगर उस करार को परिवर्तनीय करा सकते हैं, लेकिन अन्य पक्षकार हैं वो या उनके विकल्प पर कोई भी पक्षकार है वो उनको परिवर्तनीय नहीं करा सकता है, तो ऐसी जो संविदा होगी वो शून्यकरणीय संविदा कहलाएगी। यानी कि कोई ऐसा करार जो पक्षकारों में से किसी एक या अधिक के विकल्प पर परिवर्तनीय होता है किंतु अन्य पक्षकारों के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं होता है तो वह शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। अंतिम जो इसका क्लोज है धारा 2 का क्लोज जे है वो कहलाता है शून्य संविदा। शून्य संविदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है जो संविदा विधितः परिवर्तनीय नहीं रह जाते हैं तब वह शून्य हो जाते हैं। अर्थात संविदा प्रारंभ में परिवर्तनीय होती है लेकिन संविदा निर्माण के पश्चात कुछ ऐसा हो जाता है कि संविदा का पालन असंभव हो जाता है, तो ऐसी संविदा है वो शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। जैसे कि जिस समय संविदा का निर्माण किया गया था उस समय संविदा तो परिवर्तनीय थी, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण कि उस संविदा का पालन किया जाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी संविदा है वो शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। इस प्रकार से जो संविदा है वो शून्य संविदा बन जाती है। जैसे ही संविदा का पालन असंभव हो जाता है और वह संविदा है वो शून्य बन जाती है। इस प्रकार से आज का जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमने संविदा के परिचय के बारे में पढ़ा कि कौन सा जो संविदा अधिनियम है वो आपका पार्ट 1 है और कौन सा संविदा अधिनियम पार्ट 2 है। उसके बाद में अपन ने संविदा के
जो भी परिभाषाएं हैं वो पढ़ी। आगे अपन इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।